क्या तुमने सनम तेरी कसम में ये नोटिस किया कि इंदर इतनी दारू क्यों पीता है और हमेशा एक्सरसाइज क्यों करता है? या फिर सरू को ब्रेन ट्यूमर से बचाने का भी एक तरीका था जिसको किसी ने नोटिस ही नहीं किया। और ना ही तुमने ये नोटिस किया होगा कि लव इज ब्लाइंड का सनम तेरी कसम एक परफेक्ट एग्जाम्पल मूवी है। बट डोंट वरी, मैंने किया है और आज मैं तुम्हें ना सिर्फ मूवी की हिडन डिटेल्स बताऊंगा बल्कि इसके पार्ट 2 को लेकर भी कुछ अपडेट दूंगा, खास करके एक बॉलीवुड के बड़े स्टार के सनम तेरी कसम 2 में होने को लेकर लास्ट में हम बातचीत करने वाले हैं। ओके तो भाई लोग, कम्युनिटी पोस्ट में तुम लोगों ने ही इस वीडियो को ग्रीन टिक दी थी, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और ना मैं सीधा अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट कर रहा था जो कि पद्मावत पे होने वाली है। लेकिन तुम लोगों की बात मैं कैसे टाल सकता हूँ? अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। डिटेल नंबर 1, जब इस सीन में जयराम यानी कि सरू और सरस्वती का बाप सेक्रेटरी से पूछता है कि इंदर को सोसाइटी में जगह किसने दी, तो वो कहता है कि उस फ्लैट की ओरिजिनल ओनर मिस लिली ने फ्लैट इंदर के नाम किया था। उसके बाद जयराम ये बोलता है, मिस लिली जी, सच अ सेंसिबल लेडी, ऐसा रोड साइड रबिश के नाम पे उसने अपना फ्लैट को ट्रांसफर कर दिया। तो एक्चुअली में ऐसा मिस लिली ने इसीलिए किया था क्योंकि वो ही इंदर की आया थी जिसने कि इंदर के चाचा को मारा था और उसकी वजह से इंदर जेल गया था। लेकिन हाँ, ये बात तो कई लोगों ने इस सीन में नोटिस की होगी जहाँ पर खुद इंदर ही ये सब कुछ बता रहा है, पर इससे और भी कई चीजें पता चलती है। जैसे कि पहली चीज ये कि सिर्फ इंदर ही लिली को अपनी माँ नहीं मानता था बल्कि लिली भी उसे अपना बेटा मानती थी। दूसरी, लिली के कोई बाल बच्चे नहीं है। और तीसरी, जब इंदर जेल से छूटकर आया तब तक वो मर चुकी थी। और यही 3 रीजन है जिसकी वजह से लिली ने अपनी इकलौती संपत्ति वो फ्लैट इंदर के नाम कर दिया। और हाँ, अगर तुम्हें लिली और इंदर का कनेक्शन फ्लैट से कैसे है समझ में नहीं आया तो वापिस से देख सकते हो। पहली बार जब इंदर चिट्ठी किताब में डाल के सरू को देता है तो सरू उसे इग्नोर करती है, इसलिए दूसरी बार वो किताब के ऊपर उस चिट्ठी को रखता है और वो बिना देखे उसे भी रख देती है और इसकी निराशा इंदर के चेहरे पे देखी जा सकती है। अब उसका इंदर की चिट्ठी को सामने होके भी ध्यान न देने की वजह अभिमन्यु ही होता है, उसका सारा ध्यान उसी पे होता है। लेकिन यहाँ पर एक कमाल की डिटेल और भी है प्यार को लेकर। प्यार में अक्सर ऐसा होता है कि आप जिससे प्यार करते हो वो किसी और को प्यार करता है और इसलिए किसी एक को तो अपना प्यार नहीं मिलता। और हाँ, मैं ये निब्बा निब्बी के प्यार की बात नहीं कर रहा हूँ जो 2 सेकंड में बदल जाता है। यहाँ बात हो रही है ट्रू लव की जो तुम्हारे साथ कब्र तक जाता है। और ऑब्वियसली यहाँ पर भी उसी प्यार की फिलोसफी का यूज हुआ है और इसके हिंट स्टार्ट से ही दिए जाते हैं, जहाँ पर हमें स्टार्ट से ही सरू अभिमन्यु की तरफ अट्रैक्ट दिखती है और इंदर सरू की तरफ। और यार, मुझे नहीं पता कि तुमने ये नोटिस किया है कि नहीं, पर दुनिया की जो बेस्ट लव स्टोरीज फिल्में है ना, उन सभी में यही सब होता है। इसको तुम जिगर मुरादाबादी जी के एक शेर से समझ सकते हो, ये इश्क नहीं है आसान, इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। वैसे ये इंदर के सरू पे क्रश वाली बात मैं तुम्हें प्रूव करके दे सकता हूँ। सबसे पहले तो इस सीन में इंदर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होके भी लिफ्ट में सरू को ऐसे जाते हुए देख रहा है। उसके बाद वो सडनली लाइब्रेरी में ज्वाइन करता है और फिर उसको किताब देने के बहाने से लव लेटर्स लिखता है। लेकिन ये चीज साबित करती है कि लाइब्रेरी में इंदर किताबों के लिए नहीं बल्कि सरू के लिए आ रहा था। और अगर तुमने नोटिस किया है तो सरू को इस सीन में देखने के बाद ही इंदर अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ा कर लेता है और सिचुएशन देखकर साफ पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने झगड़ा नहीं किया बल्कि झगड़ा करने वाला वो खुद है। मतलब समझ रहे हो? वैसे यार क्या है कि हम लोग है ना, बाकी लड़कियों के सामने कितना भी शेर बन जाए, लेकिन बेटे जिससे सच्चा प्यार करती है उसके सामने जुबान एकदम बंद हो जाती है। इसलिए उसे इंदर ने डायरेक्ट प्रपोज की जगह लव लेटर्स लिखे। लेकिन जब रिस्पॉन्स नहीं आया तो उसने लाइब्रेरी आना बंद कर दिया। और यही चीज लास्ट के चिट्ठी वाले सीन में भी कंफर्म होती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि उसने सरू की ना समझ के लाइब्रेरी में आना बंद कर दिया था, पर क्योंकि उसे थोड़ी सी उम्मीद थी इसलिए उसने नंबर छोड़ दिया। साली, एक तरफा प्यार की उम्मीद भी उम्र की तरह होती है, मौत तक साली बढ़ती ही रहती है। तुम्हें ये डायलॉग तो याद होगा, मन का हो तो अच्छा, नहीं तो ईश्वर की मर्जी होती है। अब ये डायलॉग इंदर के लिए ही था। कैसे, वो मैं बताता हूँ। देखो क्या है कि सरस्वती के मन के अंदर कभी इंदर था ही नहीं, उसे हमेशा से अभिमन्यु ही पसंद था। लेकिन हालातों ने उन्हें एक दूसरे के करीब लाया, जो कि ईश्वर की मर्जी थी और थोड़ी बहुत इंदर की भी। ऐसा मूवी दिखाना चाहती है, मैं नहीं।
वैसे सरू इस टैक्सी वाले सीन में इंदर को बोलती है कि विभूति आंटी से कोई शादी नहीं करना चाहता, लेकिन कमाल पता है क्या है, वो बिल्कुल गलत होती है। इंदर के साथ अभिमन्यु को भी वो पिछले भेष से ही पसंद आ रही थी, यानी कि इन दोनों को उसका विभूति आंटी वाला भेष भी पसंद आया था, जिसको अभिमन्यु इस डायलॉग से क्लियर करता है। उस दिन जब तुम डेट पर गई तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और इंदर का तो मैंने अभी जस्ट पीछे वाली डिटेल में ही क्लियर कर दिया, इसलिए चलते हैं नेक्स्ट डिटेल पे। तो क्या तुम्हें पता है कि खींच मेरी फोटो गाने में सरू 2 बार अपने बाप को याद करती है। पहले जब वो हार पहनती है, अब हार का उसके बाप से क्या कनेक्शन है? दरअसल क्या है कि उसके बाप ने उसके सामने उसकी माँ से सरू के पिंडदान की बात की थी, और तुमने फिल्म में आगे भी देखा होगा कि मरे हुए इंसान की तस्वीर पे ठीक ऐसा ही हार चढ़ाती है, जो कि गाने में सरू ने पहना था। दूसरा, इस केले के पत्ते को देखकर भी उसे अपने बाप की याद आती है, जहाँ पर अपना जयराम आज भी इसी पत्ते पे खाता पीता है, और इसीलिए भले ही देखने पे ये गाना सरू और इंदर के रोमांस का लगता है, पर एक्चुअली में ये सरू और उसके बाप के जुदाई का होता है ना? क्रेजी बात। क्यों हिला डाला ना? अब ये तुमने कई बार सुना होगा लव इज ब्लाइंड, और इस मूवी में सेम वही सिचुएशन है। मैं सिर्फ इंदर और सरू की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर तुम्हें हर कैरेक्टर वैसा ही दिखाई देगा, मतलब सब तो नहीं लेकिन लगभग सारे। जैसे कि मूवी में जब सरू बद्दुआ और दुआ के बारे में इंदर को बताती है, तो वो बिना सोचे समझे उसके घर जाके फोटो से हार निकालता है और सरू के बाप से झगड़ा करता है, यानी कि वो भी सरू की तरह ये मानने लगता है कि ये उसके बाप के पिंडदान की वजह से ही हो रहा है। जबकि नोटिस करने वाली बात ये है कि इंदर सरू और जयराम की तरह धार्मिक नहीं है, पर इंदर पढ़ा लिखा होके भी सरू के प्यार में इतना अंधा हो चुका होता है कि पुलिस के पकड़ने के बाद भी वापस हार निकालने जाते हैं। अब क्या है कि यहाँ पे वो बस एक उम्मीद में होता है कि किसी तरह से हार सरू के फोटो पे ना डालने से वो बच जाएगी, जबकि ये सब हार डालने से हुआ ही नहीं था। बड़ी ही लॉजिकल बात है। और अगर आस्था से भी सोचे तो सरू के बाप ने कभी भी उसे दिल से ये बद्दुआ दी ही नहीं थी। मूवी के बीच बीच में हमें दिखता है कि सरू के बाप को भी उसकी उतनी ही टेंशन है जितनी कि इंदर को है, पर बिकॉज लव इज अ ब्लाइंड तो इस चीज पे किसी का भी ध्यान नहीं जाता, और इसलिए सरू और इंदर के अलावा जयराम भी लास्ट में यही मानता है। लेकिन इनके अलावा 3 और कैरेक्टर हैं, जैसे कि अभिमन्यु, जो कि उसे सरू की बीमारी के बारे में पता होने के बाद भी उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद सरू की बहन, जो कि सरू की शादी ना होने की वजह से अपने सबर का बांध तोड़ के घर से भागने की कोशिश करती है। और हाँ, ये इंस्पेक्टर भी, जो कि अपनी मरी हुई पत्नी के लिए 9 बार अपनी नौकरी को खतरे में डालता है। सो यस, लव इज अ ब्लाइंड। वैसे अब थोड़ा लव फिलोसॉफी से बाहर निकलकर फिल्म मेकिंग पे आते हैं। देखो, किसी भी सीन को अच्छे से और इम्पैक्टफुल बनाने के लिए सबसे असरदार तरीका है उस सीन के बीज पिछले सीक्वेंस में ही अच्छे से रोपे जाए, और यहाँ ये बहुत अच्छे से हुआ है। जैसे कि सरू की बीमारी दिखाने से पहले ही हमें उसे जुकाम हुआ था ये दिखाया जाता है, और वो भी सरू के जुकाम को लेकर एक पूरा सीक्वेंस क्रिएट किया गया है, ताकि ये सीक्वेंस आगे चल के उसकी बीमारी को सेटअप कर सके। सरू बैक? नो, सरू का भी फ्लू है, नहीं तो सरू और छुट्टी इम्पॉसिबल। अब अगर तुम जुकाम के बारे में सोच के ये समझ नहीं पा रहे हो कि उसका कनेक्शन सरू की बीमारी से कैसे है, तो डॉक्टर का ये डायलॉग सुनो। ऐसे केसेस में डायग्नोसिस भी थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सर दर्द और बुखार के अलावा और कोई सिम्टम्स नजर नहीं आते। यहीं पे दूसरा इंदर के गन को लेकर ये सीन, जो सबसे गंभीर सीन था, उसे भी पहले ही सेट किया गया था। अब मैं इसे गंभीर इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पहले ही हमें ये दिखाया गया था कि सिर्फ इंदर के हार निकालने से सरू के बाप ने उसे पुलिस के हवाले किया था, और अब तो वो गन लेके आया था। तो ऑडियंस के मन में ये सवाल टेंशन पैदा करता है कि अब सरू का बाप क्या करेगा, वो भी तब जब अगले दिन इंदर और सरू की शादी है, और अगर इंदर को पुलिस पकड़ के ले गई तो उनकी शादी से पहले ही सरू मर जाएगी। लेकिन इसके अलावा इस छोटे से गन सीन को लेकर भी पहले ही हमें इस सीन में बताया गया था, और क्योंकि उस गन का आगे बहुत काम था, इसीलिए इस सीन में फिर से एक बार सरू भी ये कहती है, तुमने डॉक्टर को कन्विंस करने के लिए गन शन तो नहीं दिखाई?
वैसे ये हार पहनने वाला सीन बहुत से लोगों को बचकाना लग सकता है, लेकिन जिनको मूवी समझ में आई वो इसकी सीरियसनेस जानते हैं। दरअसल ये हार इंदर ने सिर्फ मौत की धमकी देने के लिए नहीं पहना था, बल्कि जैसे मैंने ऊपर कहा वो मानता है कि इस हार को सरू के फोटो पे चढ़ाने की वजह से ही उसको ब्रेन ट्यूमर हुआ है। यानी उसके लिए ये हार गले में डालना मौत से कम नहीं था। और मानो ना मानो, लेकिन ये चीज कहीं ना कहीं मेकर्स ने पहले ही ऑडियंस के दिमाग में डाल दी थी, इसलिए उन्होंने इस सीन को ऐसा रखा जबकि वो उसे आसानी से इस तरह से दिखा सकते थे, जहाँ इंदर अपने मौत की धमकी देते वक्त उस गन को जयराम से हटा के अपने सर पे लगा लेता तो ये ज्यादा लॉजिकल लगता। लेकिन फिर इस हार का इम्पोर्टेंस चला जाता, जिससे कि मेकर्स ने सीधे सरू के मौत से कनेक्ट किया है। अब इस सीन में इंदर अपने बाप से बोलता है कि पीठ दिखा के जाना उसने उन्हीं से सीखा है। दरअसल वो अपने 13 साल में जेल जाने वाली घटना की बात कर रहा होता है, जहाँ उसके बाप ने इंडिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल लॉयर होने के बाद भी उसका केस लेने से मना कर दिया था और 13 साल के एक छोटे बच्चे को पीठ दिखा के चले गए थे। वैसे जो लोग पार्ट 2 की अपडेट को लेकर रुके हुए हैं, बस थोड़ा सा इंतजार करो, 2 इम्पोर्टेंट डिटेल को कवर करके हम उसी पे आने वाले हैं। वैसे क्या तुमने सोचा है कि इंदर इतनी दारू क्यों पीता है और हर टाइम एक्सरसाइज क्यों करता है? आई नो ये कॉमन चीजें लगती है, क्योंकि जवानी में लड़के अक्सर यही 2 चीजें करते हैं जब वो सिंगल हो, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर इसके 2 मेन रीजन है, जिसमें से एक सिंबॉलिक है और दूसरा जो कहानी में फिट बैठ सके वैसा है। तो दूसरा पहले जानते हैं। दरअसल इंदर इतनी दारू और एक्सरसाइज अपने बाप की वजह से करता है, क्योंकि उसके बाप ने 13 साल की उम्र में उसे छोड़ दिया था और ये सदमा उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उसे भुलाने के लिए वो ये दोनों चीजें करता है। और हाँ, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि ये चीजें काम करती है। नहीं, दारू नहीं बे, मैं एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ। दरअसल मेरे साथ भी जब कुछ होता है तो मैं एक्सरसाइज से ही उसे भुलाने की कोशिश करता हूँ। खैर मूवी में अगर तुम नोटिस करोगे तो उसे भी जब भी गुस्सा आता है तो वो एक्सरसाइज करते हुए दिखता है, जैसे कि इस सीन में उसके गर्लफ्रेंड से झगड़े के बाद वो एक्सरसाइज कर रहा है। और दूसरा यहाँ सरू के वक्त भी वो सेम चीज कर रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने आगे कहा, इसका एक सिंबॉलिक रीजन भी है। दरअसल मूवी में ब्यूटी एंड द बीस्ट वाली लव स्टोरी से इंस्पिरेशन लेकर सरू और इंदर की लव स्टोरी को बनाया है, जहाँ पर सरस्वती मासूम, संस्कारी और बेहद खूबसूरत है, तो वही दूसरी तरफ इंदर को आवारा, बेवड़ा लेकिन पावरफुल बीस्ट दिखाया गया है। और जैसे ब्यूटी उसकी जिंदगी में आती है, बीस्ट धीरे धीरे राजकुमार बनता जाता है, यानी कि इंदर सुधर जाता है। और तुम देख रहे हो ये कितना कमाल है। इन्होंने ब्यूटी और बीस्ट से इंस्पिरेशन लेकर इंदर का कैरेक्टर तो बनाया है, लेकिन उसके साथ उसे एक पास्ट भी दिया है, जो कि इंदर के बीस्ट बनने को कन्विंसिंग बनाए रखता है। अब अगली डिटेल तुम्हें काफी अजीब लगेगी, पर ध्यान से सुनो। सरू बच सकती थी। देखो, डॉक्टर ने बोला था कि सरू के ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी नहीं हो सकती, इसलिए वो उसे मेडिसिन से ही ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन इस सीन में डॉक्टर ये बोलता है, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट है, तुम डिस्चार्ज मांग रही हो इसीलिए दे रहा हूँ, बट मेक श्योर यू कम फॉर योर चेकअप्स एवरी डे, ओके? और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो कंटिन्यू ट्रीटमेंट लेती तो चीजें सुधर सकती थी। लेकिन उसका बार बार अस्पताल से जाना और मना करने में भी ऊंची जगह पे जाना, इन चीजों ने उसे जल्दी मार दिया। अब मैं मानता हूँ कि उसकी मौत पक्की थी, पर इतनी जल्दी तो नहीं होती अगर वो इलाज सही से करती तो। खैर ये तो बस अपनी इमेजिनेशन से उभरी एक थ्योरी है, जो स्टोरी में कहीं भी फिट नहीं बैठती। तुम जानती हो कि अगर सरू थोड़ा देर और जीती तो कहानी आगे कैसे बढ़ती, इसलिए सीधा पार्ट 2 की तरफ बढ़ती है। और सनम तेरी कसम के दीवानों के लिए खुशी की बात ये है कि पार्ट 2 ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। और एक इंटरव्यू में इसमें सलमान खान को लेने की बात भी डायरेक्टर ने खुद बोली है। दरअसल क्या है कि एक फैन ने उनको बोला कि पार्ट 2 में आप सलमान भाई को लीजिए, तो उन्होंने कहा, अरे यार आपके मुंह में घी शक्कर, मे बी इट हैपेंस एज यू से, बट ही इज द मास्टर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी। यानी कि मूवी के डायरेक्टर तो बिल्कुल तैयार है सलमान भाई को अपनी फिल्म में लेने के लिए, और वैसे भी भाई को कौन ही मना कर सकता है। लेकिन क्या भाई तैयार है? खैर इससे हमें पार्ट 2 के बारे में 2 इम्पोर्टेंट बातें पता चलती है। पहली, मेकर्स ने अभी कुछ भी डिसाइड नहीं किया है। मे बी उनके दिमाग में कोई आइडिया होगा, और अगर नहीं भी होगा तो वो बॉक्स ऑफिस को देखकर बना लेंगे। और दूसरी चीज, शायद पहले पार्ट से दूसरा पार्ट बिल्कुल अलग होगा, यानी कि दोनों पार्ट कनेक्टेड नहीं होंगे, क्योंकि सलमान खान को लीड में लेने का यही मतलब होता है। हालांकि जहाँ तक मुझे लगता है सलमान भाई नहीं आएंगे, उनकी सारी डेट्स बहुत बिजी चल रही है, क्योंकि उनकी अगली फिल्मों की लाइनअप देखकर तो यही लगता है वो फिलहाल साउथ की फिल्मों में डायरेक्टर्स में बिजी है।
पर तुम मुझे बताओ कि पार्ट 2 में तुम किसे देखना चाहते हो, सलमान को या पिछली स्टार कास्ट को या फिर किसी और को। बाकी अगर तुम चाहते हो कि मैं पार्ट 2 पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं तो कमेंट में वो भी लिख सकते हो। और हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।